बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली है कपूर फैमिली। इसी कपूर परिवार ने बॉलीवुड में 9 दशक से ज्यादा का समय गुजारा है और अभी भी सफर जारी है। 1928 से लेकर अब तक ऐसा कोई दौर नहीं रहा जब कपूर फैमिली में से कोई फिल्म इंडस्ट्री में ना रहा हो। साल दर साल इस परिवार ने सिनेमा जगत को बेहतरीन फिल्में भी दी। इस परिवार की पहली पीढ़ी के एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर, जो पाकिस्तान के पंजाब से कभी मुंबई फिल्मों में किस्मत आजमाने आए थे। अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय से लगभग 4 दशकों तक सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले पृथ्वीराज कपूर ने कपूर ब्रांड की नींव रखी थी। लेकिन पृथ्वीराज कपूर का इतना बड़ा ब्रांड बनना इतना आसान भी नहीं था। बचपन से ही इन्होंने कई सारी परेशानियां झेली। जब छोटे थे तो माँ का साया इनके सर से उठ गया। फिर पिता घर में दूसरी औरत ले आए। सपने जीने के पहले ही इनकी शादी कर दी गई। यहाँ तक कि 1-2 नहीं 3-3 बच्चे भी हो गए। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। तपती रेत पर नंगे पांव चलकर जिसने अपने सपने को साकार किया वो है पृथ्वीराज कपूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम पृथ्वीराज कपूर के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, ये बात 1906 की है जब 3 नवंबर को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के समुद्री जिले में दीवान बशेश्वर नाथ कपूर के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया पृथ्वीनाथ कपूर, जिन्हें बाद में पृथ्वीराज कपूर के नाम से जाना गया। पृथ्वीराज कपूर का बचपन मां के प्यार के बिना बीता। जब वो 3 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उनके दादा दीवान केशवमल कपूर को इस बात का डर सताने लगा कि बशेश्वर नाथ दूसरी शादी कर लेंगे। वे नहीं चाहते थे कि सौतेली मां पृथ्वीराज कपूर की परवरिश करे। इस कारण दादा उन्हें अपने साथ लायलपुर जिला ले आए, जहां पर वो पले बढ़े। बाद में दादा का डर सही साबित हुआ। पृथ्वीराज के पिता ने दूसरी शादी कर ली। इधर दादा उनकी सभी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, लेकिन मां की कमी को नहीं भर पाए। इसी कारण उन्होंने पृथ्वीराज को उनकी बुआ कौशल्या के पास छोड़ दिया, जो पेशावर में रहती थी। बुआ को ही वे माताजी कहते थे, जिन्होंने वास्तव में मां का फर्ज निभाया भी। पृथ्वीराज ने पहले पेशावर के किंग एडवर्ड्स कॉलेज में आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। फिर वो लाहौर के लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। दादा के कहने पर वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका मन एक्टिंग में ही रमा रहता। बचपन से ही वो अकेले में रामायण और महाभारत के कुछ किरदारों की एक्टिंग किया करते। उन्हें बस एक्टर बनना था, लेकिन इस फील्ड में वो आगे कैसे बढ़े इसकी समझ उन्हें नहीं थी। इसी उथल पुथल के बीच कॉलेज में उनकी मुलाकात प्रोफेसर जय दलाल से हुई, जिन्होंने उनका परिचय रंगमंच से कराया। पेशावर में कुछ महीनों तक चंद नाटकों का हिस्सा रहने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई का रुख करने का फैसला किया। दोस्तों, बम्बई जाने से पहले ही पृथ्वीराज कपूर की शादी हो चुकी थी। 17 साल की उम्र में उन्होंने 2 साल छोटी रामसरणी मेहरा से शादी की थी। 1924 में शादी के बाद पहले बेटे राज कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद 2 बेटे और हुए, लेकिन बाद में किसी कारणवश दोनों बेटों की मौत हो गई। फिर मुंबई में इनके 2 और बच्चे शमी कपूर और शशि कपूर का जन्म हुआ था। दोस्तों, 1927 में पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई आने का फैसला किया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। तब बुआ ने कुछ रुपए उधार दिए, जिनसे वो यहाँ तक पहुंच सके। उनका शुरुआत से ही प्लान था कि अगर वो हिंदी सिनेमा में पहचान बनाने में असफल रहे तो सीधा हॉलीवुड चले जाएंगे, मगर फिल्मों से खुद को दूर नहीं करेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने एक रात कश्मीर नाम के एक होटल में गुजारी। अगली सुबह उन्होंने होटल के मैनेजर से पास के फिल्म स्टूडियो के बारे में पता किया। पैदल ही इंपीरियल फिल्म स्टूडियो चले गए। दोस्तों, इंपीरियल फिल्म स्टूडियो के मालिक अर्दशीर ईरानी थे, जिन्होंने 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई थी। स्टूडियो के गार्ड के मदद से पृथ्वीराज कंपनी का हिस्सा बन गए।
शुरुआत में उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ये साइलेंट फिल्मों का दौर था जिसमें एक्स्ट्रा पर किसी की नजर तक नहीं पड़ती थी। एक दिन यहूदी एक्ट्रेस एमरलिन एक्स्ट्रा के कमरे से गुजर रही थी, तभी वो पृथ्वीराज को देखते ही रुक गई। वो उनके ग्रीक गॉड वाले लुक को देखते हुए बहुत इंप्रेस हुई। फिर वक्त गवाए बिना एमरलिन ने उन्हें फिल्म सिनेमा गर्ल में कास्ट कर लिया। इस तरह पृथ्वीराज कपूर का फिल्मी सफर शुरू हुआ, जो 1972 तक जारी रहा। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद 1930 के आसपास पृथ्वीराज ने पत्नी और बेटे को मुंबई बुला लिया। पूरा परिवार 8x12 के कमरे में रहता था, मगर गुजारा करना अभी भी मुश्किल ही था। कंपनी उन्हें 70 रुपए महीने की तनख्वाह देती, जो परिवार के खर्चे के हिसाब से बेहद कम थी। कुछ महीने के बाद उनके काम को देखते हुए उनकी सैलरी 200 रुपए हो गई। इधर फिल्मों में उन्हें बतौर एक्शन हीरो कास्ट किया जा रहा था। लंबी चौड़ी कदकाठी की वजह से उस दौर की एक्ट्रेसेस उन्हें बहुत पसंद करती। साइलेंट फिल्मों के दौर में सिर्फ एक्शन फिल्मों का ही बोलबाला था, सिर्फ शरीर की ही बनावट मायने रखती, आवाज का कोई रोल ही नहीं था। इन्हीं सब चीजों का फायदा पृथ्वीराज को बहुत हुआ। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलमारा बनी तो डायरेक्टर आर्दशीर ईरानी ने उन्हें फिल्म में खलनायक की भूमिका दी। इसके बाद उन्होंने 1937 की विद्यापति और 1941 की सिकंदर जैसी फिल्म में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। 1940 तक वो इंडस्ट्री के सबसे मंझे और पॉपुलर कलाकार बन चुके थे। दोस्तों, 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने पहला कमर्शियल थिएटर पृथ्वी शुरू किया। पृथ्वी थिएटर में उन्होंने पूरी जमा पूंजी लगा दी। थिएटर में शो दिखाने के बाद पृथ्वी खुद झोली लेकर दरवाजे पर खड़े होते थे। थिएटर से निकलते हुए लोग जो चंद रुपए उनकी झोली में डालते, वो उन जमा पैसों को वर्कर फंड बनाने में इस्तेमाल करते। थिएटर में काम करने वाले लोगों को वो इस फंड से मदद दिया करते। ये पहला इंडस्ट्री वर्कर फंड था। पृथ्वीराज कपूर का थिएटर करीब 16 सालों तक चला, जिसमें 2662 परफॉर्मेंस हुई। इस थिएटर का एक प्ले पठान मुंबई में करीब 600 बार किया गया। ये ग्रुप देश भर में ट्रेवल कर प्ले करता था, लेकिन सिर्फ टिकट के पैसों से खर्च निकाल पाना मुश्किल था। 1950 तक फाइनेंशियल दिक्कतों और फिल्मों के बढ़ते चलन के कारण पृथ्वी थिएटर को बंद कर दिया गया। जब थिएटर बंद होने की कगार पर आया तो पृथ्वीराज कपूर ने यहां फिल्में रिलीज करने का ऑफर देना शुरू कर दिया। बेटे शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल ने इसमें मदद की। जेनिफर ने ही थिएटर की मरम्मत करवाई और फिल्में रिलीज होने लगी। पृथ्वी थिएटर को जेनिफर के पिता के थिएटर ग्रुप शेक्सपियर में मर्ज कर दिया गया। 5 नवंबर 1978 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। पृथ्वी थिएटर बंद हो जाने के बाद पृथ्वीराज कपूर ने फिर से फिल्मों की तरफ रुख किया। 1950 से 1960 के बीच वो आवारा, भूत पुलिस, श्री 420 और परदेशी जैसी फिल्मों में नजर आए। इसके बाद डायरेक्टर किया आसिफ ने उन्हें फिल्म मुगले आजम में अकबर के रोल में कास्ट किया। किया आसिफ इस फिल्म में किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज कपूर को कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने मीटिंग के दौरान पृथ्वीराज कपूर को एक ब्लैंक चेक दे दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज जितनी चाहे उतनी फीस ले सकते हैं। पृथ्वीराज मान भी गए और उन्होंने इस फिल्म के लिए पूरा 1 रुपया लिया और कहा, मैं आदमियों के साथ काम करता हूं, व्यापारियों के साथ नहीं। इसी दौरान का किस्सा है कि मुगले आजम की शूटिंग शुरू होने से पहले पृथ्वीराज डाइट करने लगे थे। वो पतला होना चाहते थे, इस कारण वो अपने खान पान पर बहुत ध्यान दे रहे थे। जब वो कास्टिंग के बाद शूटिंग के पहले दिन सेट पर डायरेक्टर किया आसिफ से मिले तो डायरेक्टर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये कौन है? अगर आप सलीम का रोल करते तो वजन कम करते। आपको अकबर के रोल के लिए कास्ट किया गया है, तो आप जाइए और वजन बढ़ाइए। दोस्तों, इसी फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर को गर्म रेत पर चलकर अजमेर में मन्नत मांगने जाना था। पर्दे पर यह सीन रियल लगे, इसलिए वो सच में गर्म रेत पर नंगे पांव चले थे। इस सीन को पूरा करने में पृथ्वीराज के पांव पर छाले पड़ गए। जब ये बात के आसिफ को पता चली तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर रेत पर कैमरे के पीछे चलने लगे। उनके इस डेडिकेशन पर वहां मौजूद सब लोग हैरान थे।
फिल्म में दिलीप कुमार सलीम और मधुबाला अनारकली के रोल में नजर आई थी। दोनों का कहना था कि फिल्म के क्रेडिट में पहले उनका नाम आए। पृथ्वीराज को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, मगर के आसिफ इस बात के फेवर में नहीं थे। उनके मुताबिक फिल्म के असल हीरो पृथ्वीराज कपूर हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्म के सेकंड लीड स्टार्स हैं। आखिरकार के आसिफ ने पहले पृथ्वीराज कपूर का नाम दर्ज कराया। उनका कहना था कि यह फिल्म सलीम अनारकली की नहीं बल्कि मुगले आजम अकबर की है। दोस्तों, 1968 की फिल्म तीन बहू रानियां में पृथ्वीराज ने दीनानाथ नाम के शख्स का रोल निभाया था। इस फिल्म में उनकी आवाज किसी दूसरे ने डब की थी। दरअसल जब वो थिएटर में प्ले करते तो माइक का इस्तेमाल नहीं करते। स्टेज से दूर बैठे दर्शक को भी उनकी आवाज सुनाई दे, इस कारण पंखे को बंद कर दिया जाता और दर्शक को हाथ का पंखा दिया जाता। यही वजह रही कि 60 के दशक तक आते आते उनकी आवाज पूरी तरह से खराब हो गई। दोस्तों, किस्सा है कि पंडित नेहरू ने पृथ्वीराज कपूर को पहली बार 1952 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। यह पहली बार था जब किसी एक्टर को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद 1954 में एक बार फिर से उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। वो 8 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। पंडित नेहरू और पृथ्वीराज बहुत अच्छे दोस्त थे। रशीद किदवई की किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स के मुताबिक कई बार ऐसा भी होता था कि पृथ्वीराज कपूर नेहरू जी को इनकार करने में संकोच नहीं करते। एक बार पंडित नेहरू उनसे मिलना चाहते थे। उन्होंने एक अधिकारी को पृथ्वीराज कपूर को डिनर पर लाने के लिए भेजा, लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने यह कहकर आने के लिए इनकार कर दिया कि वो अपनी थिएटर टीम के साथ है। नेहरू जी खुद भी स्टेज और फिल्मों के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने उनकी थिएटर टीम को अगले दिन के लिए आमंत्रित कर लिया। 60 लोगों का पूरा ग्रुप, जिसमें एक्टर्स, संगीतकार और स्टेज बनाने वाले कारपेंटर्स भी शामिल थे, नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचा और नेहरू जी के प्राइवेट डाइनिंग रूम में डिनर किया। नेहरू जी ने खुद उन्हें पूरा आवास घुमाया और म्यूजियम के साथ साथ वो गिफ्ट्स भी दिखाए जो उन्हें दुनिया भर से मिले थे। उम्र के साथ पृथ्वीराज कपूर फिल्मों से दूरी बनाने लगे। ये जुहू बीच के पास बसे पृथ्वी झोपड़ी में पत्नी के साथ रहने लगे। यह प्रॉपर्टी पृथ्वीराज कपूर ने लीज पर ली थी, लेकिन बाद में उनके बेटे शशि कपूर ने इसे माता पिता के लिए खरीद लिया। पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी को एक साथ कैंसर हो गया। लंबे समय तक बीमारी से लड़ने के बाद पृथ्वीराज कपूर का 29 मई 1972 को निधन हो गया। इनकी मौत के ठीक 2 हफ्ते बाद इनकी पत्नी रामसरणी भी 14 जून को दुनिया छोड़ गई। उन्होंने अपने निधन से पहले अपने सभी अस्पताल के बिलों को जमा कर दिया था, इनकम टैक्स भी चुका दिए थे। वो इतने खुददार थे कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बेटों से एक भी रुपए नहीं लिए। उन्होंने करियर के शुरुआती दिनों में एक ओपल कार खरीदी थी। बेटे राज कपूर को वो कार बहुत पसंद थी। स्टार बनने के बाद बेटे राज कपूर ने अपने पिता से वो खरीदने के लिए उन्हें ब्लैंक चेक दे दिया और कहा, आप इस पर रकम खुद से लिख दीजिए। बेटे की बात सुन वो मुस्कुराए और चेक पर लिख दिया, विथ लव। उन्होंने वो चेक ताउम्र संभाल कर रखा था। दोस्तों, खुददार पृथ्वीराज कपूर के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। दोस्तों, पृथ्वीराज जी की कौन कौन सी फिल्म आपने देखी है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।